हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसे जानने से पहले हम अपने सामान्य जीवन के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति का पता लगाना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर हमें उसका लोकेशन पता होता है। यही सेम मैथ्स में भी होता है। मैथ्स में अगर हमें किसी बिंदु के बारे में जानना हो, उसके लोकेशन का पता लगाना हो, उसके लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। इसमें हम कुछ संख्याओं, कुछ अंकों की सहायता से किसी बिंदु का पता लगाते हैं। इसमें हमारे पास एक तल है जिसे हम कार्तीय तल के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 अक्ष होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। जो लेटा हुआ अक्ष है यानी हॉरिजॉन्टल, उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है यानी कि वर्टिकल, उसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। और वो दोनों अक्ष जहाँ टकराते हैं वो 90 डिग्री पर टकराते हैं, और उस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे जानें, हम संख्या रेखा के बारे में कुछ जान लेते हैं। संख्या रेखा संख्याओं की एक साधारण सी रेखा होती है। संख्या रेखा संख्याओं की रेखा होती है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बीचों बीच 0 होता है, जो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, यानी न ऋणात्मक है न धनात्मक है। और इसके दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3, यहाँ से लेकर अनंत तक जाती हैं ये। और इस ओर यानी कि बाईं ओर नेगेटिव संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और ये भी जाती हैं अनंत तक। ये हो गया हमारा संख्या रेखा। सेम यही हम निर्देशांक ज्यामिति में भी करते हैं। इस ओर यानी कि मूल बिंदु के दाईं ओर हम पॉजिटिव रखते हैं, जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ जितना भी हो सके रख सकते हैं। और इस ओर अगर हम इस ओर बढ़ाएं तो यहाँ हम ऋणात्मक संख्याएं रखते हैं, जैसे -1, -2। उसी तरह से इस ओर यानी कि संख्या रेखा के ऊपरी भाग में हम पॉजिटिव रखते हैं, जैसे +1, +2, +3, इस तरह से। और अगर हमें नीचे रखना हो, इसके मूल बिंदु के नीचे, तो हम निगेटिव रखते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं रखते हैं। अब अगर हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हमें लोकेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो लेटी हुई रेखा है वो तो एक्स अक्ष है, और जो खड़ी हुई रेखा है वो वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा। जब दोनों रेखाएं 90 डिग्री पर कटती हैं तो ये कार्तीय तल बनता है। इस तल को हम बोलते हैं कार्तीय तल। इस तल का नाम है कार्तीय तल। जैसे कोई फर्श या ग्राफ पेपर कार्तीय तल के उदाहरण में आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है। और अब हमें जानना है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि जहाँ वाई अक्ष और एक्स अक्ष कटते हैं उसे हम 0 0 से डिनोट करते हैं। 0 क्या हो जाता है हमारा, इसे हम बोलते हैं एक्स निर्देशांक, और इस 0 को बोलते हैं वाई निर्देशांक। जैसे हम लिख सकते हैं, कोई भी अगर हमें लोकेशन पता करना हो तो हम एक्स वाई के द्वारा पता करेंगे, जहाँ पे x हमारा हो जाएगा x निर्देशांक, यानी कि x को निर्देश करने वाला, और y हो जाएगा हमारा y निर्देशांक। ये दोनों नंबर्स होते हैं। y निर्देशांक को हम कोटि के नाम से भी जानते हैं, और x निर्देशांक को हम भुज के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, तो यहाँ हमारा 2 है, यहाँ से हम 2 कदम चले, और यहाँ से भी अगर हम 2 कदम चलते हैं तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे, यानी कि इस बिंदु पर जहाँ मिलेंगे, वो हो गया इसका निर्देशांक बिंदु। जैसे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कदम चले तो पहले x के बारे में लिखेंगे कि x में कितना कदम चले, 2 कदम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद y को डिनोट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, 2। 2 का मतलब हुआ कि यहाँ से 2 कदम चले, और इस 2 का मतलब हुआ कि यहाँ से 2 कदम चले। ओरिजिन से ऊपर 2 कदम चलेंगे तो y के जगह पर लिखेंगे, ओरिजिन से x अक्ष की ओर चलेंगे तो वहाँ x अक्ष के पास 2 लिखेंगे। ये हो गया हमारा रूल। तो इसमें हम कह सकते हैं
कि पहले x का मान, जिसे हम भुज कहते हैं, वह बताता है कि मूल बिंदु से दाएं या बाएं कितना जाना है। यही हम इधर भी डिनोट कर सकते थे, बस यहाँ निगेटिव में हो जाता। और दूसरा रूल हमें ये है कि बाई हमें बताता है, बाई का मान जिसे हम कोटि कहते हैं, वो बताता है कि ऊपर कितना जाना है या नीचे कितना जाना है। जैसे अगर हम 2 2 लिखे तो इसका मतलब है कि x पर 2 कदम और बाई पर 2 कदम चले, तब यह हमारा लोकेशन हो गया। यही हुआ हमारा बिंदु का लोकेशन। और इस हम बिंदु को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे P दे देते हैं, Q दे देते हैं, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। यही बेसिक चीजें हमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना था। अब हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। अब हम चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन 1 में है, एक चित्र दिया हुआ है 1.3। चित्र 1.3 में रियान का कमरा दिखाया गया है। इसके कोनों को बिंदुओं O A B C द्वारा चिन्हित किया गया है। चित्र में x अक्ष और y अक्ष को चिन्हित किया गया है। बिंदु O मूल बिंदु है। यह हमारे सामने एक फिगर है, रियान का कमरा मान लेते हैं इसे, जहाँ पे ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। ये है D, ये C, ये B और ये A है। ये O हमारा मूल बिंदु है, जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। इसका निर्देशांक होता है 0 और 0। ये है इसका भुज बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोटि। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि D1R1 यानी ये D1R1 रियान के कमरे के द्वार को प्रदर्शित करता है, यानी D1 और R1, ये है R1, रियान के कमरे का द्वार है, तो यह द्वार कमरे की बाईं दीवार से, बाईं दीवार का मतलब बाई अक्ष, और बाई अक्ष हमारा ये है, तो कमरे की बाईं दीवार से कितनी दूरी पर स्थित है। और यही द्वार एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष क्या है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि D1R1 का जो पहला पोर्शन है, यानी D1, यानी ये फर्स्ट है, तो ये कितनी दूरी पर है बाई अक्ष से। यहाँ पे हम देखते हैं 8 लिखा हुआ है, यानी 8 इकाई की दूरी पर है, 8 यूनिट की दूरी पर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कमरे की बाईं दीवार 8 यूनिट की दूरी पर है। कमरे की बाईं दीवार से, कमरे की बाईं दीवार से द्वार 8 इकाई की दूरी पर है। कमरे की बाईं दीवार से 8 इकाई की दूरी पर है। दूसरा क्वेश्चन है कि यही द्वार x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो अगर हम देखेंगे तो ये द्वार x अक्ष पर ही खड़ा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि इस द्वार की x अक्ष से दूरी, इस द्वार की x अक्ष से दूरी 0 इकाई होती है। कितनी होती है? 0 इकाई होती है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि D1 के निर्देशांक क्या है। D1 के निर्देशांक यहीं पे अगर हम देख लें, D1 x अक्ष पे खड़ा है, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोटि है ही नहीं तो कोटि को हम 0 ले लेते हैं और इसका भुज क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो D1 के निर्देशांक हमारे पास आ गए। D1 के निर्देशांक कितने हो गए, 8 और 0। क्वेश्चन नंबर 3, यदि R बिंदु 11.5 और 0 है तो द्वार की चौड़ाई क्या है। क्या आपको लगता है कि कमरे के द्वार के लिए यह चौड़ाई उपयुक्त है। यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी पर बैठकर कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह सरलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस द्वार की चौड़ाई क्या है। तो द्वार की चौड़ाई के लिए द्वार क्या है हमारा, R1 और D1। तो R1 का निर्देशांक क्या हो गया, R1 का निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है 11.5 और 0। उसी के साथ D1 का भी निर्देशांक है हमारे पास 8, 0। तो इन दोनों की चौड़ाई निकालने के लिए इसका जो भुज है उन दोनों को हमें माइनस करना होगा। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द्वार की चौड़ाई इज इक्वल टू 11.5 माइनस 8.0, ये हो जाएगा 3.5 इकाई, 3.5 इकाई। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति पहिएदार कुर्सी पर बैठकर
कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह सरलतापूर्वक ऐसा कर पाएगा? तो इसका आंसर होगा हाँ, ऐसा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक मानक व्हीलचेयर की चौड़ाई एक मानक व्हीलचेयर की चौड़ाई इस द्वार की चौड़ाई से कम होती है। इस द्वार की चौड़ाई से कम होती है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि B1 और B2 स्नान गृह के द्वार की सीमा के अंतिम बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं तो क्या स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है या अधिक चौड़ा है? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें स्नान गृह के द्वार की चौड़ाई जाननी होगी। इसे जानने के लिए हम B2 का बाई निर्देशांक B2 के बाई निर्देशांक में B1 के बाई निर्देशांक को घटाएंगे। B2 का बाई निर्देशांक माइनस B1 का बाई निर्देशांक B1 का बाई निर्देशांक B2 का बाई निर्देशांक क्या है? 4 माइनस B1 का बाई निर्देशांक क्या है? 1.5। इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास आता है 2.5 इकाई यूनिट में। अब हमें देखना है कि कौन अधिक चौड़ा है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि द्वार की चौड़ाई हमारे पास थी 3.5 जो हम पहले निकाल चुके थे। स्नान गृह के द्वार की चौड़ाई हमारे पास 2.5 है। स्नान गृह के द्वार की चौड़ाई इज इक्वल टू 2.5। दोनों में कौन अधिक बड़ा है, चौड़ा है? ये। इसका मतलब स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है यानी कि पतला है। ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे स्नान गृह का द्वार कमरे के द्वार की तुलना में संकीर्ण है। ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया।